नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, स्थितियां खराब हो रही हैं। बिहार में लॉकडाउन लग गया है। देश में भी लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी तक किसी तरीके का कोई लॉकडाउन नहीं लगा है। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर विकास विद्यार्थी जी हैं। सर, सबसे पहले तो डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अब विकास जी, ये एक सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से 2020 में हमने स्थितियों को देखा था, समझा था, जाना था, और उसके बाद भी हमने क्या उन स्थितियों पर काम नहीं किया कि आज एक बार फिर से कोरोना को लेकर जब इतनी अधिक संख्या में मरीज मिल रहे हैं, तब आज इस तरीके से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। डेफिनेटली आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल एक सही चीज को उठाया है। आपका कहना है कि जो प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, खास करके आपदा के समय, जब डिजास्टर आप मैनेजमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है प्रिपेयर्डनेस का, कि कोई भी आपदा जो संभावित आपदाएं होती है, जैसे बिहार में बाढ़ की आपदाएं हैं, तो जब बाढ़ आने के बाद तो कोई आप फिर वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपदा, बाढ़ जैसी आपदा या भूकंप जैसी आपदा, हमें पता है कि बाढ़ आएगी, तो उसके पहले जो प्रिपेयर्डनेस सालों भर होना चाहिए, वो उसकी कमी थोड़ी बिहार में दिखी। उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना नहीं पाए। डॉक्टर्स की, जैसे आज आप अखबार पढ़े तो पता चलेगा कि 1000 डॉक्टर्स की नियुक्ति आज हो रही है। तो ये बहुत ही चिंताजनक सवाल है। बिहार में अगर आप देखें तो लगभग जो है 60,000 लोगों पर, 70,000 लोगों पर एक डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं हैं। तो एक डॉक्टर 70,000 लोगों को वो कैसे देख सकते हैं? तो इस बीच करना ये चाहिए था, खास करके जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, सॉफ्ट एंड हार्ड, है ना। सॉफ्ट में जो आपके जो डॉक्टर्स की नियुक्तियां होनी थी, जो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, बेड्स होने चाहिए थे, उसके आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। हम यहाँ पर ये जोड़ना चाहेंगे कि अभी एक कहीं रिपोर्ट में पढ़ रहा था और उसमें साफ कहा गया है कि आने वाले 8 से 14 सालों में इस तरह की आपदाएं, इस तरह की महामारी, एपिडेमिक्स बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अच्छा, बढ़ेगी। तो जब बढ़ेगी तो हम लोगों को रिसोर्सेज हैं, अपने खास करके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिहार सरकार हो, हर सरकार हो, या दुनिया के जो भी सरकारें होगी, चूंकि आने वाले दिनों में इस तरह के एपिडेमिक्स के एक एस्टिमेशन किया गया है कि ये वायरस से ज्यादा और भी खतरनाक वायरस अगले 8 से 14 वर्षों में आएंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस, आपका जो हेल्थ फैसिलिटी होगा वो कैसा होगा। दूसरा, हम लोगों को नेचर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, जहां पर आपके प्लांटेशन के जो काम है, ताकि इतना ज्यादा पेड़ हो जहां पे ऑक्सीजन की पूरी जो व्यवस्था है, मुकम्मल व्यवस्था हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कम से कम जो प्लांटेशन होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। बिहार में ये अभी मुश्किल से 15% के आसपास है। जब झारखंड था तब तो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन अभी 12 से 15%। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, खास करके पर्यावरण को लेकर के जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स है, क्या वो मुकम्मल काम कर रही है कि नहीं। क्योंकि हमारी एक अभी हाल का एक अनुभव यह है कि हाल में मैं मधुबनी गया था और वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि सर, जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम बिहार में है वो बिल्कुल फेल है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे देखिए 1000 पेड़ लगाए गए थे और वहां पर मुझे 4 से 5 पेड़ भी नहीं दिखाई दिए। तो ये चिंताजनक सवाल है कि जो हमारा वृक्षारोपण कार्यक्रम है सड़क के किनारे या बगीचे में, या तो इस तरह की जो मैकेनिज्म होना चाहिए, खास करके जो नदियां, जो हमारा नहरी कैनालाइजेशन, हालांकि बिहार सरकार ने बड़ा अच्छा एक स्टार्ट किया है कैनालाइजेशन, जिसमें आहर नहर पाइन की व्यवस्थाएं वो करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ कहीं ना कहीं हमें प्रकृति की ओर मुड़ना पड़ेगा, अपने आप को उधर थोड़ा सा ले जाना पड़ेगा, और तब ये शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इस तरह की चीजें की तरफ भी मुड़ना पड़ेगा और प्रिपेयर्डनेस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि हमारी सरकारें पिछले 1 साल में नहीं कर पाई। तो मतलब स्थितियां ये हैं सर, ये समझा जाए कि सरकार ने प्लानिंग नहीं की, सरकार के पास किसी तरीके का रोड मैप नहीं था कि अगर इस तरीके से
फिर आती है कोई आपदा या फिर इस तरीके से महामारी आती है तो हम कैसे निपटेंगे। और एक बार दूसरी लहर ने ये दिखा दिया है कि सरकार के पास फिलहाल कोई रोड मैप तो नहीं है। अच्छा, रोड मैप एक तो स्वास्थ्य के विभाग में, यानी कि स्वास्थ्य की अगर बात कर ले तो वहां नहीं दिखाई देता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है या महत्वपूर्ण विषय ये है कि अर्थव्यवस्था भी डाउन होती जा रही है। आप रिसर्चर हैं, अर्थशास्त्री हैं, आप इस चीज को और बेहतर तरीके से समझते होंगे। आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार तैयार है इस तरीके से आपदाओं में, जितनी अर्थव्यवस्था की हानि होती है, जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, उससे निपटने के लिए क्या बिहार सरकार के पास कोई रोड प्लान होना चाहिए? किस तरीके से आप देखते हैं इस गिरती हुई अर्थव्यवस्था की? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि चीजें जब बंद हुई तो फिर स्थितियां खराब हुई, मार्केट बंद। और मैं जिस रास्ते से पटना अपने घर से ऑफिस आता हूं, उस रास्ते पर मतलब एक मिनिमम संख्या बताऊं तो 100 से ज्यादा होर्डिंग्स हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स, जहां बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। फिलहाल उस होर्डिंग्स में से 80% से ज्यादा होर्डिंग बिल्कुल खाली है, वहां कोई पोस्टर नहीं है। तो मैं ये तो देखकर समझ रहा हूं कि मार्केट क्रैश कर रहा है। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? जहां तक ऐसा लगता है कि बिहार में जो चीजें होनी चाहिए, जो आपने शुरू में उठाया रोड मैप का सवाल, हाँ, है ना, और उसके बाद आपने एक होर्डिंग का सवाल उठाया, खास करके जो मार्केट क्रैश हो रही है, हाँ, उसका खास करके कोविड का क्या इम्पैक्ट समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था, आप जैसा कि जानते हैं, अपने आप में अर्थव्यवस्था क्या है कि वो कुल मिलाकर के जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, कृषि की जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री की इकोनॉमी है और सर्विस सेक्टर है, तो इस तरह हम समझना चाहेंगे उसको। दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि बिहार में जो है किसी प्रकार का कोई रोड मैप नहीं रहा है। बिहार में रोड मैप की जरूरत है और एक स्टेट प्लान जो है बनाने की जरूरत है। और स्टेट प्लान किन बिंदुओं पर होनी चाहिए वो मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टेट प्लान हो वो सोशल सिक्योरिटी को लेकर के हो, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ट्रांसफर होने चाहिए। जो पैसे हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लोगों के पास पहुंचने चाहिए, क्योंकि जब डिमांड, क्योंकि उनके पास पैसा होगा तभी मार्केट में डिमांड आएगा, और डिमांड जब नहीं होगा तो बिल्कुल वो शट डाउन की स्थिति धीरे धीरे होती चली जाएगी। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो खास करके अगर एक बार इकोनॉमी गिरती है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है, और धीरे धीरे अगर लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो सेविंग नहीं होगी, और सेविंग जब लोगों का नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जॉब क्रिएट नहीं होगा, जॉब क्रिएट नहीं होगा तो लोगों को इनकम नहीं मिलेगी, और फिर इनकम नहीं मिलेगी तो आप देखें कि कितनी हालात खराब हो सकती है। एक तो ये है। दूसरा हमारा ये कहना है कि सोशल सिक्योरिटी में जो मैं बात कहना चाह रहा था पूरा नहीं कर पाया। हमारा कहना है कि जो पेंशन है, खास करके वृद्धा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, और भी कई तरह के जो पेंशन हम लोग देते हैं खास करके लोगों को, तो वो उन्हें मिलना चाहिए। और इस समय कम से कम 6,000 रुपया पर जो है पेंशनधारी उन्हें एक मुश्त दे दिया जाना चाहिए, स्कॉलरशिप देना चाहिए। और मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ूंगा कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, अगर वो पॉजिटिव हो गए, हमारा कहना है कि अगर पॉजिटिव हो गए, उनके रिकॉर्ड्स अगर गवर्नमेंट के पास है, तो हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता हो गई है। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो दवाइयां खरीद सके, है ना। वो प्रोटीन बेस्ड, चूंकि कोविड में ये कहा जा रहा है कि प्रोटीन बेस्ड खाना खाना है, तो अच्छे खाना वो नहीं खा सकते। अगर आप देखें मार्केट में जो नींबू है, जो लेमन मिलता है आपका, वो 1 रुपए का मिल रहा था, अभी 8 रुपए का एक नींबू मिलता है, तो वो 800% बढ़ गया। आप कीवी देखे, पहले जो है 100 रुपए का 3 कीवी आता है, इस समय 200 रुपए के वो आ रहे हैं। तो एकदम कई कीमतें, आप सरसों तेल का दाम देखिए, पिछले साल जो 90 रुपए था और इस समय 160-70 के करीब चले गए, मिल रहा। तो एक तो डायरेक्ट ट्रांसफर की बात करेंगे। इसके लिए मैंने ये सोचा है कि जो कोविड पेशेंट हो, पॉजिटिव अगर हो जाते हैं, तो उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट रखे, उन्हें 6,000 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर कर दें उन्हें। क्योंकि अभी हाल में आपने देखा, आज ही का न्यूज है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने क्या किया कि लगभग 1.5 लाख जो ऑटो चालक थे, जो ऑटो चालक है, उन्हें वो 5,000 रुपए का एक मुफ्त असिस्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया। आज आप बिहार में देखें, मैं आज आ रहा था, गांधी मैदान से कहीं सफर कर रहा था, तो जो बैटरी का जो रिक्शा चालक होता है बिहार में, ई रिक्शा जिसे कहते हैं,
वो ई रिक्शा वालों का कहना है कि सर अगर लॉकडाउन होगा तो बिल्कुल हमारी रिक्शा बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी तो उसे कम से कम चार्ज करना होता है उसके बैटरी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कहना है अगर ये चार्ज 15 दिन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक हमारी बैटरी ही खत्म हो जाएगी और पूरी गाड़ी खत्म हो गई, तो मुझे कई हजार का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमें चार्ज करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए भी 80 रुपया डेली खर्च होता है। कहा कि हमें 80 रुपया भी डेली नहीं आएगा तो हम जिएंगे कैसे। तो इस तरह बिहार सरकार को भी देखना चाहिए कि जो वेंडर्स हमारे हैं, जो ऑटो रिक्शा चालक हमारे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उन्हें कम से कम 6,000 रुपया असिस्टेंस अभी वो दे, और हो सके तो प्रति माह 6,000 रुपया 3 महीने तक दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा अभी मैं ये कहूंगा, आज हमने देखा कि जो पीडीएस की बात है, बिहार सरकार का जो आज 4 मई 2021 को निकला है 2835 जो गृह विभाग से लेटर नंबर है, उसमें बिहार सरकार ने कहा है कि मई माह में जो राशन दी जाएगी पीडीएस के द्वारा वो मुफ्त होगी, फ्री होगी। तो अब आप देखें कि 1 महीने हमारा कहना है कि ये जो पीडीएस के माध्यम से आप दे रहे हैं इसको यूनिवर्सलाइजेशन कर देना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं, जो भी पीडीएस उस दुकान पे जाए उन्हें अनाज मिलना चाहिए और अगले 3 महीने तक मिलना चाहिए। क्योंकि इस तरह से समझे हम कि अगर आप 10 दिन या 15 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो इस बीच क्या है कि जो खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि 90%, मोर देन 90% जो है जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। 10 दिन अगर बंद हो गया, 15 दिन, तो वो जो है अपना दुकान शट डाउन करके वो गांव चले जाएंगे, और जब गांव चले जाएंगे तो वो आएंगे तो वो जल्दी से रिकवरी नहीं कर पाते, तो उन्हें भी तो 1 महीने नहीं, हमारा ये कहना है कम से कम 3 महीना लगातार, अगर एक बार भी लॉकडाउन होता है तो 3 महीना लगातार यूनिवर्सलाइज्ड पीडीएस सिस्टम, मतलब सभी लोगों को फ्री में, मुफ्त में अनाज जो है कम से कम मिलना चाहिए। अगर वो अनाज मिलेगा तो आप अनुभव करते होंगे जब हम लोग घर में हैं तो क्या चाहिए, अनाज चाहिए, तबीयत खराब हो गई तो दवाई चाहिए। तो हमारा कहना है कि सरकार एक पैकेज तैयार करे जिसमें जो कोविड पेशेंट हो उन्हें दवाई का कम से कम एक पैकेज जो है, आप देख रहे होंगे सिट्रीजिन और क्या क्या कुछ दवाइयां हैं, वो सारी दवाइयां उन्हें जो है एक पैकेज के रूप में दिया जाना चाहिए, मुफ्त में, फ्री में। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो भी हॉस्पिटल्स में जाएंगे उन्हें मिलेगा दवाइयां और वो सारी चीजें मिल रही है, लेकिन हमारा कहना है कि आप उनका क्या, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बेड लिमिटेड है, तो बेड हमारे पास लिमिटेड है, तो मुश्किल से 100% जो कोविड हमारे पेशेंट इस समय बिहार में लगभग 1,15,000 के करीब कोविड पेशेंट एक्टिव है, तो उसमें से मुश्किल से हम जो है 20-25 हजार ही अपने हॉस्पिटल में रख सकते हैं। बिल्कुल उतने ही बेड हमारे पास होंगे, तो बाकी जो बच गए उन्हें तो हम बेड नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्थाएं, चूंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो चूंकि वो तो फीस लेती ही है, फीस तो किसी को छोड़ती नहीं है, तो सारे जगह आइसोलेशन सेंटर भी बना दे, और जो अगर आइसोलेशन सेंटर में हो या अपने घर पर भी हो तो उनका कोविड पेशेंट का पूरा नेम, फुल एड्रेस होना चाहिए, और उन्हें जो है जो सहायता के रूप में एक कोविड के जो दवाइयां हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो खरीद नहीं पाएंगे जो गरीब लोग। बिल्कुल, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक कम से कम ऐसा मेडिकल किट सरकार को तैयार करना चाहिए, और कोई भी अगर मरीज होता है या कोई भी कोविड से इस चीज से ग्रसित होता है तो उसे कम से कम देना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बिहार की अर्थव्यवस्था फिलहाल कैसी है और उस पर इस तरीके से महामारी का कितना प्रभाव पड़ता है। एक तो बिहार में किसी तरीके की बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, किसी तरीके से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि हम आगे की तरह लगातार अग्रसर होते रहे, वैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। किस तरीके से असर पड़ता होगा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। जी, बिहार की इकोनॉमी पे बहुत सीवियर असर पड़ने वाला है, बहुत ही सीवियर असर पड़ेगा। अगर आप नेशनल लेवल पर देखें तो एक अनुमान के मुताबिक जो है लगभग 50 से 60 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा में, मतलब गरीब हो जाएंगे, जो मिडिल क्लास है वो भी नीचे चला आएगा। और बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है इस समय वो 31,000 रुपए के करीब है, ओनली 31,000 पर ईयर पर कैपिटा हमारा प्रति व्यक्ति आय बिहार की 31,000 रुपए, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। बिहार की सबसे कम भारत में
जी, जितने राज्य हैं आपके, उसमें से बिहार का जो है वो सबसे कम है, 31,287 रुपए। अगर आप जानना चाहेंगे तो झारखंड का जो है 57,863 रुपए है। झारखंड का बिहार से ज्यादा है। जी, ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 गुना है। और बिल्कुल। भी और कोई भी राज्य आप लें, उस सारे राज्यों का बिहार से कम ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का 71,938 रुपए है, उत्तर प्रदेश का 45,648 रुपए है ना। और एवरेज देखा जाए, बंगाल का रुपये पूरा माइग्रेशन पे आधारित है। वो हमारे जो भी माइग्रेट करके जो भी यूथ्स हैं, एक आंकड़ा, एक स्टडी हम आपको बताएं कि मैं 9 जिलों में अध्ययन कर रहा था अभी 2015-16 में। तो हम हर एक किसान का ग्रोथ जो है 1 मेंबर जो है वो मेगा सिटी में काम कर रहा है, बॉम्बे, दिल्ली और तमाम लुधियाना, हरियाणा जाकर के इंडस्ट्री में काम करते, और कभी कभी वो पंजाब में जाकर के एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करते हैं। अब ये सारे लोग माइग्रेट होकर के बहुत तेजी से बिहार आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा है कि जो है लगभग उनके एक अनुमान के मुताबिक 20 करोड़ लोगों ने नौकरी खो दिया, और उन्हें फिर दोबारा वो नौकरी नहीं मिले। इंडिया का 20 करोड़ लोगों ने नौकरी, 20 करोड़ लोगों जो है 20 करोड़ लोगों ने नौकरी जो है वो खो दिया। इस कोविड के सिचुएशन आने के बाद, मात्रा में जो जी कोविड के सिचुएशन आने के बाद 20 करोड़ नौकरियां गई है ना। तो आप इतनी बड़ी मात्रा में जो नौकरियां जा रही है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जो बिहार के जो लोग दिल्ली और कई शहरों में काम कर रहे हैं, वो सभी अभी लौट के आ रहे हैं बहुत तेजी से। कई लोग तो लौट के आ गए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने एक अंदेशा जताया था कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है। इस वजह से बहुत सारे लोग लौट, ये एस्टीमेट हो गया था और लोगों ने समझ लिया था कि नहीं, आने वाले दिनों में जरूर लॉकडाउन लगेगा, और इस वजह से बहुत सारे लोग चले आए। और जो लोग अभी बाहर फंसे हैं उन्हें तो प्रॉब्लम है ही है, बट जब वो बिहार आएंगे तो उन्हें उनके पास शायद कोई काम नहीं होगा, बहुत कोई काम नहीं हम उनके पास होगा इस समय, क्योंकि जो गेहूं की कटनी थी, इस समय जो गेहूं कटना था वो भी लगभग कट गया है। और अब लोग आएंगे, उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत या बिहार, खास करके बिहार में चूंकि 10% अर्बनाइजेशन है, 90% जो हमारा आबादी है वो गांव में रहती है, 90% हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया है। तो कहीं ना कहीं जो खेती है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर पर आधारित आपकी अर्थव्यवस्था है उतना आप सुरक्षित अभी है। क्योंकि आप एक मिनट के लिए सोचें, अगर इंडस्ट्री पर 90% लोग आज निर्भर होते, जैसा कि बिहार में अभी बिहार में जो है 70 से 80% जो है खेती पर निर्भर है। उल्टा आप सोचिए, अगर ये 70% लोग खेती पर ना निर्भर होकर के इंडस्ट्री पर होते और सर्विस सेक्टर में होते, तो क्या होता? लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्री बंद हो गई, सर्विस सेक्टर बंद हो गई, और वो सारे लोग जो है रोड पर आ जाते, भुखमरी बढ़ जाती, बदहाली बढ़ जाती। यही वजह है 2008 का जो प्राइम संकट आया था, उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर खास करके इंडिया का एब्जॉर्ब का काम किया था। तो ये अच्छी बात है कि अभी बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं हैं, और हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे प्रमोट करें, बिल्कुल उस पर ध्यान देने की जरूरत है। खास करके जो एमएसपी प्राइसेस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, अगर उन्हें मिल जाए, दाल की कीमतें अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दाल को एमएसपी प्राइस पे लेंगे, तो बिहार, अभी मैं एक एस्टिमेशन किया कि बिहार की जो किसान है उनका लगभग 7 लाख करोड़ का नुकसान पिछले 15 साल में हुआ है। 7 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। 7 लाख करोड़ का लगभग नुकसान बिहार के लोगों का हुआ। कैसे हुआ? जब आप एमएसपी प्राइसेस को देखेंगे तो मार्केट में जो मक्का है, मक्का 900 से 1100 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है। मार्केट में जो खरीद हो रही है, जो साहूकार महाजन खरीद रहे थे, वो मात्र 900 से 1100 रुपए पर क्विंटल। लेकिन आप जब रेट देखेंगे एमएसपी प्राइस 1850 रुपए पर क्विंटल। तो हमने एक गैप जो देखा है, और जितना प्रोडक्शन हुआ बिहार में और पिछले इतने वर्षों से अगर ऐसा हो रहा है, तो एक एस्टीमेट के मुताबिक कई लाख करोड़ का नुकसान हमारे
किसानों को होता है। हुआ। तो जी हुआ, तो बिहार के किसानों को एमएसपी प्राइस इंश्योर्ड करना चाहिए, और जो पैक्स की सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही कि हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था दिया है, बट अल्टरनेटिव व्यवस्था जो पैक्स की है वो बहुत कामयाब नहीं है। आप अक्सर अखबारों में और तमाम माध्यमों से सुनते होंगे कि जो किसान है उन्हें गेहूं की कीमत अभी कटी है, तो गेहूं की कीमत उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार जी जी जिस तरीके से जरूरत है आप ये बता रहे हैं, अर्थात ये माना जाए कि अगर कृषि क्षेत्र में एक अच्छा रोड मैप सरकार लेकर आए, लोगों को जागरूक करे, तो इस तरीके की जो पैंडेमिक स्थितियां भी होती हैं, जो महामारी आती है, इसमें भी हमारी अर्थव्यवस्था बची रह सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने 3 एग्रीकल्चर रोड मैप अभी तक इम्प्लीमेंट किया है। 8 से 12, 12 से 17, 17 से फिर 22 के लिए तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप आया है। लेकिन जरूरत है कि जो एग्रीकल्चर रोड मैप आया उसे जमीन पर उतारना था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। उस जो योजनाएं थी, अगर आप एग्रीकल्चर रोड मैप देखें तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को चाहिए कि जो एग्रीकल्चर रोड मैप है वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ। हमारे एग्रीकल्चर रोड मैप के लिए उसके एग्रीकल्चर कैबिनेट भी बनाई गई है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिला करके कि एग्रीकल्चर को कैसे लोग एक्सेल करें। लेकिन एग्रीकल्चर रोड मैप को जमीन पर उतारने की हो कोशिश, दूसरा उसकी मॉनिटरिंग एवेल्युएशन हो कि कितना हद तक वो उतर पाया है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा सरकार के लिए। अच्छा होगा। अच्छा, एक सवाल मैं जो इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि जब राजधानी पटना में इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं कि होर्डिंग्स पूरे खाली हो जाते हैं, अर्थात ये समझा जाए कि मार्केट पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, और मार्केट अगर राजधानी पटना के जो एड्स खाली होते हैं तो राजधानी पटना में ही अमूमन बहुत ज्यादा ऐड होते हैं, और तो दूसरे जगहों पर जो मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं वो बहुत कम ऐड डालती है, लेकिन पटना के हर वो होर्डिंग को देखिए, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, बड़े बड़े स्तुतियां, बड़े बड़े इश्तिहार आते हैं, ऐड आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सब चीज बंद है। तो ये माना जाए कि बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है, मार्केट कोलैप्स होने की स्थिति में भी है। वाकई में बिहार में खास करके पटना, चूंकि पटना जो है एक तरह से हब है, मार्केट हब है। पटना में खरीदारी के लिए आपके 38 जिलों से, सारे जिलों से लोग पटना ही भाग करके आते हैं, है ना। और चूंकि मार्केट इतना डाउन जा रहा है क्योंकि उनका जो है सेल बिल्कुल रुक गया, क्योंकि हमने कहा ना शुरू में कि लोगों की जब इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगा, और जब डिमांड ही नहीं होगा तो बिक्री नहीं हो पाएगी। जी, तो कंपनियां जो है क्यों मार्केट में अपना सामान लाएगी, इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और इस तरह की जो हालात होता है ये डिप्रिसिएशन होगा, बहुत तेजी से डिप्रेस होगा पूरी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी धीरे धीरे निगेटिव मल्टीप्लायर जो इफेक्ट होगा, और धीरे धीरे वो बिल्कुल नीचे जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए गवर्नमेंट को स्टिमुलस पैकेज लाना चाहिए। जो कंपनियां हैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल माफ कर दिया जाना चाहिए, कई तरह के टैक्स में उन्हें कमी किया जाना चाहिए, और तो अगर हम उन्हें एक स्टिमुलस पैकेज देंगे, उन्हें कहीं ना कहीं सब्सिडी देंगे, तो शायद वो फिर जो है उत्साहित होंगे और मार्केट में आएंगे, और तब वो इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, तब वो इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बनता है सर कि 2020 की हमने स्थितियों को देखा था, 2020 में लॉकडाउन लगा पूरे देश में, बिहार ने भी उस स्थिति को झेला, बिहार भी लगातार उसी स्थिति पर अपने आप को फॉलो करते रहा, लॉकडाउन लगा रहा, और फिर जून से जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो मार्केट धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था। अभी हमने देखा दशहरा, दीपावली, होली तक मार्केट में वो एक थोड़ी सी मतलब रनिंग मूड में मार्केट आ रहा था, लेकिन फिलहाल अब जो स्थितियां हैं, सेकंड फेज की जो स्थिति है कोरोना को लेकर, उससे स्थितियां खराब हो गई हैं, और अब तो लॉकडाउन ही लग गया है। तो क्या ये माना जाए, या मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब इसको फिर से सुधारने में कितना समय और लग सकता है, क्योंकि आप रिसर्चर हैं सर, रिसर्च करते रहते हैं स्थितियों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, तो थोड़ी सी अगर आप इसके बारे में। हाँ जी, मैं कहूँगा एक अनुमान के मुताबिक जो है 2020 में -8% जो है जीडीपी ग्रोथ भारत का रहा, और आने वाले दिनों में 21 में
ये एक्सपेक्ट किया गया है, खास करके आईएमएफ के द्वारा। हाँ। आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है, वो कहती है कि 21 में 12.5% एक्सपेक्टेड हो सकता है, 12% से ज्यादा ग्रोथ रेट आ सकता है, और 22 में 6.9% हो सकता है। वो इसलिए कि जैसे ही नेगेटिव इकोनॉमी से जैसे ही ऊपर आती है तो वो तेज ग्रोथ है। लेकिन इस बीच हंच दिखाया गया है, ये एप्रीहेंशन भी साथ में था कि अगर ये जिस तरीके से जून जुलाई के बाद हमारा मार्केट ऊपर जा रहा था और रिकवरी तेज थी, रिकवरी ठीक ठाक थी, हमारी बहुत अच्छी रिकवरी जा रही थी, मार्केट ऊपर आ रहा था, लेकिन अब ये जो अचानक फिर लॉकडाउन का हम सामना करने लगे, इससे जो है अभी उबरने में कम से कम 2 वर्ष का और समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी घातक होगा। इस बार का जो खास करके लॉकडाउन होगा वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर देगा, क्योंकि अभी वो उबर रहे थे तो वो थोड़ा सोचे कि इन्वेस्टमेंट हम करें, लेकिन अचानक जो है मार्केट डाउन हो जाएगी, डिमांड बिल्कुल नीचे चली जाएगी, तो जो लोग हिम्मत करके एक आध बार और लगाए होंगे, इन्वेस्ट करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन अभी जो है तो अब हम मान सकते हैं कि 12% बिल्कुल नहीं हो पाएगा 2021 में जो हमारा ग्रोथ रेट होगा 21-22 का, वो फिर जो है निगेटिव जो है ग्रोथ रेट की तरफ फिर से जाएगा। इसमें केंद्र सरकार के लिए भी कुछ बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सर, क्योंकि अगर स्थितियां इतनी खराब हैं तो क्या एक विशेष पैकेज की उम्मीद की जाए? केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 2020 में दिया था, इस बार भी कुछ दे सकती है? देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को चाहिए कि केवल कागजों पर जो है अनाउंसमेंट ना हो, क्योंकि आप देखें तो अगर बजट 2021-22 का देखें तो उसमें 35 हजार करोड़ रुपए कोविड वैक्सीन के लिए जो है दिया गया है। जी, 35,000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित की गई है। अब हम आपको एक डेटा बताएं, ये जो 35,000 करोड़ दिया गया है उससे क्या क्या हो सकता है। उस 35,000 करोड़ में आपको बता दें कि लगभग अगर सरकार चाहेगी तो आसानी से 250 करोड़ वैक्सीन, 125 करोड़ की आबादी हमारी है और तो 2 डोज चाहिए सब लोगों को, तो 250 करोड़ वैक्सीन जो 150 रुपए के हिसाब से वो है कीमत उनकी, केंद्र सरकार को मिलेगी। जी, 35,000 करोड़ जो उन्होंने अलॉट किया था, ईमानदारी से केवल वो पैसे दे दिए जाएं तो आसानी से सारे स्टेट उसी पैसे में प्रोक्योर कर लेंगे और स्टेट को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। अब हम बिहार पर आते हैं। जी, अब बिहार पे आते हैं। बिहार की आबादी जो है इस समय एक प्रोजेक्ट जो किया गया वो 13.2 करोड़ के करीब, 13 करोड़ के करीब। बिल्कुल। अब अगर 150 रुपए पर वैक्सीन की कीमत अगर आप जोड़ लें तो कुल कीमत जो आएगी वो लगभग एक डोज का 2000 करोड़ के करीब हो रहा है, और जो 26 अगर करोड़ वैक्सीन डोज हम लेते हैं तो कुल कीमत हमारा 4000 करोड़ का हो रहा है। अब आप दूसरे तरफ देखें, बिहार सरकार ने 13,000 करोड़ की लगभग व्यवस्था की है, जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को 13,000 करोड़ रुपए दिया है, और हमें उसमें से 4,000 करोड़ रुपया अगर केंद्र सरकार नहीं भी देती वो पैसा तो भी हमें 4,000 करोड़ खर्च करने हैं। एक और जो मैं इशारा करना चाहूंगा, बिहार सरकार ने बजट में आवंटित किया उसका मात्र 8%, 40% वैसे भी बच जाता है। दूसरी तरफ आप आइए, हमारे यहाँ जो रेवेन्यू डेफिसिट 19-20 का है 1.97% है, जो कि माना जाता है कि 3% तक रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट भी 3% के नीचे है। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, जो विकासशील स्टेट होता है, उसे जो है खास करके रेवेन्यू डेफिसिट तो रेवेन्यू सरप्लस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ इस बार 9,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस रहा बिहार में, रेवेन्यू सरप्लस दिखाया गया जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिस्कल डेफिसिट जो है हम इस तरह के आपदाओं के घड़ी में खास करके डेफिसिट पा सकते हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप बजट देखेंगे तो बजट के हिसाब से पर्याप्त वैक्सीन के लिए
जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि आप जो है लगभग 50%, 2 लाख करोड़ में से 1 ही लाख करोड़ खर्च कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक जब हम इतना कम खर्च कर पाते हैं, यानी कि हमारे पास उतना रहता है पैसा, रहता है, तो बिल्कुल। हम चाहेंगे तो आसानी से जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्च कर सकते हैं। पैसे की कोई वो खास करके बजट को देखते हुए कोई किल्लत नहीं दिखती है। बिल्कुल। जी। तो बजट को देखते हुए कोई किल्लत नहीं है, सरकार चाहे, इच्छा शक्ति हो, दृढ़ शक्ति हो, करने की सोच हो, जी। तो की जा सकती जी। है। फिलहाल हमसे जुड़कर बातचीत करने के लिए और अपनी तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए विकास सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अर्थव्यवस्था को लेकर आपने जिस तरीके से स्थितियाँ बताई, लोगों को सोचने की ज़रूरत है और सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर इस रोड मैप के ज़रिए भी कुछ किया जा सकता है, तो किया जाना चाहिए क्योंकि मार्केट कोलैप्स कर रहा है। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़कर बातचीत करने के लिए। तो आप देखते रहिए डीटीवी भारत, क्योंकि लगातार हम आप तक कोरोना से जुड़ी हर वो खबर, चाहे वो देश दुनिया की खबरें हों, अर्थव्यवस्था की खबर हो या फिर किसी तरीके की खबरें हो, हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।